बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है लॉ गेट के एमसीक्यूज़ के हवाले से है और हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है कानून शहादत 1984। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं लॉ गेट के हवाले से वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। वैसे तो जो कानून शहादत है ये पूरा का पूरा लॉ गेट का सिलेबस है। इसके जो 166 आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे लॉ गेट का सिलेबस हैं। तो आज हम इस लेक्चर में जिस तरह से स्टडी करेंगे एमसीक्यूज़ की तरह स्टडी करेंगे और साथ साथ जो जो आर्टिकल्स के एमसीक्यूज़ आगे आएंगे तो आर्टिकल का जो कंसेप्ट है वो भी हम साथ साथ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कानून शहादत 1984 वाज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन। अब ये जो कानून शहादत ऑर्डर है ये 1984 में जो सदर थे उस टाइम ज़ियाउल हक जिसने मार्शल लॉ लगाया था उस टाइम वो प्रेसिडेंट थे, तो उसने 28 अक्टूबर 1984 को ये कानूनी शहादत ऑर्डर जो है ये बनाया था। यहाँ पे आपने डेट याद रखनी है। लॉ ऑफ एविडेंस वाज अमेंडेड एंड रिप्लेस्ड विद कानूनी शहादत इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट विद डैश। अब यहाँ पे ये जो कानूनी शहादत है ये जब बनाया गया तो इसमें इसने क्या किया कि लॉ ऑफ एविडेंस जो था, जो लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट था 1872 का, तो इस कानूनी शहादत ऑर्डर ने उस एक्ट को रिप्लेस्ड कर दिया। और ये जो कानूनी शहादत है इसमें क्या किया गया, इसमें कुरान और सुन्ना के जो इंजंक्शंस हैं वो शामिल किए गए। कानूनी शहादत 1984 कंटेन्स डैश आर्टिकल्स। अब ये जो कानूनी शहादत है 1984 का इसमें 166 आर्टिकल्स हैं। कानूनी शहादत 1984 रिपील्ड द डैश। अब यहाँ पे इसमें कहते हैं कि कानूनी शहादत जो है 1984 का इसने कौन से लॉ को रिपील्ड किया है, तो वो है लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 1872, इसको रिपील्ड किया गया है। द एविडेंस एक्ट 1872 वाज रिपील्ड अंडर आर्टिकल डैश QSO। अब कौन से आर्टिकल में जो है ये इस लॉ ऑफ एविडेंस को रिपील्ड किया गया है, तो जो आखिरी आर्टिकल है 166 उसी आर्टिकल में बताया गया है कि जो एविडेंस एक्ट है 1872 का वो रिपील्ड कर दिया गया है। कानूनी शहादत 1984 अप्लाइज टू डैश। अब ये जो कानूनी शहादत है ये कहाँ पे अप्लाई होता है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दूस। तो अब यहाँ पे इसमें कोर्ट ऑफ मार्शल भी शामिल है, ट्रिब्यूनल भी शामिल है, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि जुडिशल या क्वासी जुडिशल पावर्स एक्सरसाइज करती हैं, तो हर कोर्ट के ऊपर जो है ये कानूनी शहादत ऑर्डर ये वहाँ पे एप्लीकेबल है। कानूनी शहादत 1984 डज़ नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर डैश। यहाँ पे तो हमने ऊपर देख लिया कि कानूनी शहादत जो है वो कोर्ट ऑफ मार्शल, ट्रिब्यूनल और जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो कि जुडिशल पावर एक्सरसाइज करती हैं वहाँ पे एप्लीकेबल है। और 7 में कहते हैं कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, तो जो आर्बिट्रेटर हैं, आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पे ये कानूनी शहादत जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। अंडर कानूनी शहादत वो इज़ बाउंड टू डिटरमाइन कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। अब ये जो कानूनी शहादत है इसमें बताया गया है कि कौन जो है जो गवाह है उसकी कम्पिटेंसी को डिटरमाइन करेगा कि कौन सा पर्सन जो है वो गवाही के लिए अहल है, कौन अहल नहीं है। तो ये कोर्ट जो है डिटरमाइन करेगी कि कौन सा गवाह जो है, कौन सा विटनेस वो कम्पिटेंट है, कौन सा कम्पिटेंट नहीं है। आर्टिकल 3 ऑफ द कानूनी शहादत डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ डैश। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है विटनेस। तो आर्टिकल 3 जो है कानूनी शहादत का उसमें बताया गया, उसमें जो विटनेस है उसकी क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। A person who has been convicted by a court for perjury or giving false evidence is not a competent witness unless dash। यहाँ पे कहते हैं कि वो पर्सन जिसको अदालत ने कन्विक्ट किया है, सज़ा दी है उसको परजरी की, झूठी गवाही के लिए, या उसने झूठी शहादत पेश की थी, तो ऐसा पर्सन जो है वो कन्विक्टेड पर्सन वो कम्पिटेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि विटनेस अनलेस, लेकिन वो कम्पिटेंट हो सकता है। अब कब कम्पिटेंट हो सकता है, ही अमेंडेड हिज वे, जब वो अपने आप को ठीक कर लें, यानी झूठी गवाही अब वो नहीं देगा, तो जब वो अपने आप को ठीक कर लेता है तो फिर वो पर्सन जो कि कन्विक्ट किया गया था झूठी गवाही के लिए तो फिर वो भी कम्पिटेंट है। लेकिन इसकी कम्पिटेंसी जो है वो अदालत ही डिटरमाइन करेगी। अदालत देखेंगे कि इस पर्सन को तो झूठी गवाही में सज़ा हुई थी, अब यहाँ पे ये दोबारा से झूठी सज़ा ना दे दे। लेकिन जब अदालत सेटिस्फाई हो जाती है कि ये पर्सन जो है अब यहाँ पे सच्ची गवाही देगा, तो उस सूरत में ये जो पर्सन है ये भी कम्पिटेंट बन जाता है। A witness giving evidence in हदूद केसेस मस्ट बी डैश। अब यहाँ पे हदूद के जो केसेस हैं जहाँ पे हद अप्लाई होता है, हदूद के केसेस में कौन सा विटनेस जो है वो कम्पिटेंट होगा, तो वहाँ पे मेल ज़रूरी है। जो हदूद के केसेस हैं वहाँ पे फ़ीमेल जो है वो एविडेंस शहादत नहीं दे सकती, मेल जो है वो कम्पिटेंट है। An offence of zina bil jabr requires either a guilty person or evidence by dash adults Muslim males of integrity। अब ज़िना बिल जबर जो है वहाँ पे जो गवाहों की तादाद हैं तो वहाँ पे 4 जो है अडल्ट मुस्लिम जो है वो मेल्स होने चाहिए।
4 गवाह होने चाहिए, वो अडल्ट होने चाहिए और वो मेल होने चाहिए जना बिल जबर के केस में, वो गवाही देंगे। आर्टिकल 2 क्लास सी ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 डिफाइंस डैश, जो ये हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर है 1984 का, इसका जो आर्टिकल 2 है और उसका क्लास सी जो है, कहते हैं वो क्या चीज़ डिफ़ाइन करता है। तो ऑल ऑफ दीज, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑरल एविडेंस, एविडेंस, ये आर्टिकल 2 क्लास सी में डिफ़ाइन किए गए हैं। आर्टिकल 2 ऑफ कानूनी शहादत डील्स विद डैश, अब ये आर्टिकल 2 जो है कानूनी शहादत का, वो किस चीज़ को डील करता है, वो डिफिनीशंस को डील करता है। आर्टिकल 2 जो है वो कानूनी शहादत का वो कुछ अल्फाज को डिफ़ाइन करता है कि ये अल्फाज आगे जब भी इस लॉ में आगे सामने आएंगे तो इसका वही मतलब होगा जो कि आर्टिकल 2 में डिफ़ाइन किए गए हैं। जिस तरह से एविडेंस इज़ डिफाइंड अंडर डैश, अब एविडेंस को कहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, जैसे कि हमने ऊपर भी देख लिया कि आर्टिकल 2 क्लॉज सी में एविडेंस को डिफ़ाइन किया गया है। All the statements which the court permits or requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry, such statement is called dash। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है oral evidence। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कहते हैं कि वो तमाम बयानात जिसकी कोर्ट परमिशन देता है या कोर्ट जो है वो तलब करता है कि कोई विटनेस आ जाए और अदालत में जो है वो स्टेटमेंट जो है वो गवाही दें, किस चीज़ के हवाले से, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट। फैक्ट क्या है कि जिसकी इंक्वायरी चल रही है, कोई मैटर है जो कि इसके हवाले से इंक्वायरी चल रही है, केस जारी है या ट्रायल जारी है, तो उसके हवाले से कोर्ट जो है चाहता है कि वो एविडेंस रिकॉर्ड करें। कोई गवाह आता है तो उसको जो है या तो अदालत तलब करता है या वो अदालत खुद उसको परमिशन देती है कि आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें उस फैक्ट के हवाले से जो अंडर इंक्वायरी है। तो जो भी गवाह अदालत में आता है और वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो वो जिस तरह से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है उसको ओरल एविडेंस कहा जाता है। All documents which are provided for inspection of court such documents are called dash। कहते हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाए जाते हैं। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डैश, तो इनको डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। तो इसमें कहते हैं कि कुछ भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रिंट किए गए हैं या लिथोग्राफ का मतलब है कि जिस तरह से पुराने ज़माने में पत्थरों के ऊपर कुछ ना कुछ बनाया जाता था, कोई इस तरह कोई चीज़ बना दी जाती थी, जिस तरह म्यूज़ियम वगैरह में आजकल भी वो चीज़ें पाई जाती हैं। तो फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में है। आमतौर पर हम डॉक्यूमेंट्स एक कागज़ को कहते हैं, एक फ़ाइल को कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन लॉ ऑफ ये जो कानूनी शहादत ऑर्डर है ये कहता है कि हर वो चीज़ डॉक्यूमेंट्स है जो कि चाहे मतलब किसी भी कि कोई दीवार है उसके ऊपर कुछ लिखा गया है तो वो दीवार के ऊपर जो कुछ लिखा गया है वो भी डॉक्यूमेंट है। किसी पत्थर के ऊपर कुछ लिखा गया है, किसी दरख्त के ऊपर कुछ लिखा गया है, किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ लिखा गया है तो वो चीज़ वो डॉक्यूमेंट कहलाया जाएगा। एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस इज डैश। यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फैक्ट। अब फैक्ट क्या है, कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ या किसी चीज़ की हालत या एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन जिसको हमारे सेंसेस जो है वो परसीव्ड करते हैं तो वो फैक्ट कहलाए जाते हैं। एनी पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव रैशनल आंसर इज कॉल्ड डैश। अब यहाँ पे कहते हैं कोई भी पर्सन है वो क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझता है और उस क्वेश्चन का ठीक तरीके से रैशनल आंसर दे सकता है तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। कानूनी शहादत के आर्टिकल 3 में यही बताया गया है कि कौन सा पर्सन गवाही देने के लिए अहल है। तो उसमें यही बताया गया है कि जो बंदा किसी क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ सकता है और उसका ठीक तरीके से आंसर दे सकता है तो वो कॉम्पिटेंट है। चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बिल्कुल बच्चा है, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि वो क्वेश्चन को समझ सकता है और ठीक तरीके से आंसर दे सकता है तो वो कॉम्पिटेंट है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 7-8 साल की उम्र में भी बड़े समझदार होते हैं और ठीक तरीके से हर बात को समझते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि ये माइनर है या ये बच्चा है तो ये गवाही के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन अगर वो इस तरह से है कि उसकी 7-8 साल 10 साल उम्र है और वो क्वेश्चन को समझ रहा है और ठीक तरीके से आंसर दे रहा है तो वो कॉम्पिटेंट है। दूसरे साइड पे एक ओल्ड एज का बंदा है, एक बूढ़ा है, वो 115-10 साल की उम्र में भी जाके, वैसे तो सेंसस काम नहीं करते लेकिन वो क्या है कि उस उम्र में भी जाके वो क्वेश्चन को समझ रहा है, ठीक तरीके से आंसर दे रहा है तो वो भी कॉम्पिटेंट है। अ विटनेस गिविंग एविडेंस इन हुदूद केसेस शैल बी डैश। अब हुदूद के केसेस में जो विटनेस है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो मेल होना चाहिए, सेन होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। तो हुदूद के केसेस में ये ज़रूरी है, मर्द होना चाहिए, वो बिल्कुल सेन होना चाहिए और बालिग होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ तज़किया अशहूद इज़ एप्लीकेबल टू डैश।
अब तज़किया अशहूद क्या है, जैसे कि हमने ऊपर ये देखा, मेल होना चाहिए, सेन होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, जो कबीरा गुनाह है उससे अपने आप को महफूज रखता हो। तो ये हुदूद और किसास के केसेस में ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं। अ चाइल्ड इज़ कॉम्पिटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई इफ़ ही इज़ डैश। अब ये यहाँ पे कहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि चाइल्ड जो है वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है गवाही के लिए, लेकिन शर्त क्या है, ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव रैशनल आंसर, कि वो क्वेश्चन को समझ सकता हो और उसका रैशनल आंसर दे सकता हो, तो चाइल्ड भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। इसके बाद है लुनेटिक। लुनेटिक कौन है? लुनेटिक वो शख्स है कि जिसका किसी टाइम दिमाग काम करता है और किसी टाइम दिमाग काम नहीं करता, यानी कुछ टाइम वो अपने नॉर्मल सेंसेस में होता है, हर चीज़ को समझता है, और कुछ टाइम में ऐसे होता है कि वो हालात को नहीं समझ पा रहा होता, तो उसको लुनेटिक कहा जाता है। अ लुनेटिक इज़ विटनेस टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज़ प्रिवेंटेड बाय हिज लुनेसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस कॉम्पिटेंट। लुनेटिक क्या है? वो भी एक लुनेटिक भी विटनेस है, वो टेस्टिफाई कर सकता है, गवाही दे सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो जब लुनेसी जो है उससे प्रिवेंट हो जाए, यानी कि लुनेसी से निकल आए और वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करता हो, तो वो कॉम्पिटेंट है। जिस तरह से गजनी मूवी देखी होगी कि आमिर खान जो है वो 15 मिनट के लिए दिमाग काम करता है, 15 मिनट के लिए दिमाग काम नहीं करता। जब दिमाग काम करता है तो उस टाइम वो कॉम्पिटेंट है, जब दिमाग काम नहीं करता तो वो वहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं है। सच कम्युनिकेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्राम फोर्स डिस्क्लोजर इज कॉल्ड डैश। अब क्या है कि गवाही देने के लिए किस बंदे को फोर्स किया जा सकता है, किसको फोर्स नहीं किया जा सकता। तो कानूनी शहादत ऑर्डर के जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 से लेके 15 तक जो आर्टिकल्स हैं, इसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशन को बताया गया है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है कि इसमें बताया गया है कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनको गवाही के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। जो आर्टिकल 4 से आर्टिकल 15 तक जो आर्टिकल्स हैं, उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आर्टिकल बाय आर्टिकल आप तफसील से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होता, तो ऐसा कम्युनिकेशन को प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहा गया है कानूनी शहादत ऑर्डर में। कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मैरिज इज़ डीम्ड एज प्रिविलेज कम्युनिकेशन अंडर आर्टिकल डैश। तो आर्टिकल 5 है यहाँ पे। आर्टिकल 5 में बताया गया है कि ड्यूरिंग जो पीरियड ऑफ मैरिज है, जो मियाँ बीवी है, उनका जो आपस में जो रिलेशन है, तो मियाँ बीवी जो हैं अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही देना भी चाहें तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आते हैं। न इनको फोर्स किया जा सकता है गवाही के लिए, न इनको परमिशन अदालत दे सकती है कि ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही दे कोर्ट में। तो ये कम्युनिकेशन आर्टिकल 5 में बताया गया है। नो पब्लिक ऑफिसर शेल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस अंडर आर्टिकल डैश। तो आर्टिकल यहाँ पे 7 है। आर्टिकल 7 में क्या है, वहाँ पे पब्लिक ऑफिसर का बताया गया है कि पब्लिक ऑफिसर को भी सरकारी जो उसके उमूर हैं उस सिलसिले में उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने ऑफिशियल उसके जो काम है उसके हवाले से वो कोई गवाही दे। An advocate cannot disclose anything which has been done between him and his client dash। यहाँ पे है with the permission of his client। अब यहाँ पे इसको गौर से समझे। आर्टिकल इसका 9 है कानूनी शहादत में, वहाँ पे बताया गया है कि एक मिसाल के तौर पर आप एक वकील हैं, आपके पास आपका क्लाइंट आया, उसने आपको क्या किया कि आपको केस दे दिया। बाद में किसी वजह से वो जो क्लाइंट है वो आपसे अपना केस वापस ले लेता है, अपना फ़ाइल आपसे वापस लेकर किसी दूसरे वकील के पास चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास क्योंकि उसका कम्युनिकेशन था, आप उसके वकील थे, तो उसकी जो बातें, जो राज आपके पास हैं, तो वकील अपने क्लाइंट्स की जो बातें हैं अपने क्लाइंट के परमिशन के बगैर कहीं पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, या जिस टाइम कम्युनिकेशन उनका जारी है, यानी कि अभी आप वकील हैं, आपके पास केसेस मुख्तलिफ लोगों के चल रहे हैं, तो इस दौरान जिन जिन क्लाइंट्स का भी आपके साथ वो कम्युनिकेशन है, तो उनकी बातों को आप जो है कहीं पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ हिस क्लाइंट। जब तक आपको कोई क्लाइंट परमिशन नहीं देता तो आप उनकी जो बातें हैं वो कहीं पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपन एनी सब्सटेंस बाई मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मास एज कॉल्ड डैश डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ये जो आर्टिकल 2 है कानूनी शहादत का, उसमें दोबारा से ये चला गया ये आर्टिकल, ये सॉरी MCQs। यहाँ पे कहते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पे कहते हैं कि एनी मैटर मतलब कुछ भी, कोई अल्फाज है एक्सप्रेस किए गए हैं या डिस्क्राइब किए गए हैं अपन एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या है कि कोई दीवार, लकड़ी, कोई कागज़, कोई गत्ता, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ अल्फाज जो है वो क्या किए गए हैं, वो एक्सप्रेस किए गए हैं लेटर्स की सूरत में, फिगर्स की सूरत में या मार्क्स की सूरत में, तो ऐसा कोई भी जो सब्सटेंस है वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। आर्टिकल 16 ऑफ द QSO डील्स विद डैश। आर्टिकल 16 जो QSO का है ये डील करता है अकम्प्लिस को। अब अकम्प्लिस क्या है, अकम्प्लिस का जो
इसको मैंने डिफ़ाइन किया है मेरे चैनल पे, इसका लेक्चर मौजूद है आर्टिकल 16 का, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अकम्प्लिस क्या है वो हम नीचे देखते हैं। टर्म अकम्प्लिस मीन्स, अकम्प्लिस का मतलब क्या है, बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे ए और बी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि अकम्प्लिस का मतलब है को एक्यूज्ड या जो है गिल्टी एसोसिएशन ऑफ क्राइम। अब यहाँ पे क्या है कि दो लोग हैं, दो या दो से ज़्यादा जितने भी लोग हैं, वो क्या है कि उन्होंने मिल के एक जुर्म किया। तो अब अकम्प्लिस का मतलब है वादा माफ़ गवाह, कि एक जो वो को एक्यूज्ड है उसको अदालत ऑफ़र करती हैं कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाए, यानी जो आपके बाकी जो साथी हैं जो को एक्यूज्ड हैं आपके साथ, तो उनके खिलाफ़ आप गवाही दे दें, हम आपको माफ़ कर देंगे या आपको थोड़ी सी सज़ा दे देंगे। तो अकम्प्लिस जो इसका तफसीली लेक्चर जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो अकम्प्लिस का मतलब है को एक्यूज्ड या गिल्टी एसोसिएट ऑफ क्राइम। एन अकम्प्लिस शेल बी अ डैश विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पनिशेबल विद हद। अब हद के जो केसेस हैं वहाँ पे जो अकम्प्लिस है वो इनकम्पिटेंट है। हद के केसेस में जो है अकम्प्लिस जो है उसके कोई हैसियत नहीं है। इन केस ऑफ मैटर्स परटेनिंग टू फाइनेंशियल द नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड इज डैश। जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, जिस तरह पैसों के लेन देन होते हैं, ख़रीदो फरोख्त होती हैं ज़मीनों की, घर की, इस तरह कोई भी पैसों का कोई लेन देन है, तो वहाँ पे जिस तरह अक्सर हम स्टाम्प वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ पे कितने गवाह होने चाहिए उस फाइनेंशियल मैटर्स की सूरत में, तो वहाँ पे 2 मेल होने चाहिए, वहाँ पे फ़ीमेल का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। द कम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस इज़ डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल डैश। तो आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 का जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे उसमें बताया गया है आर्टिकल 17 में कि किसी भी केस में गवाहों की कम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए और कितनी तादाद होनी चाहिए, कौन कौन से केसेस में गवाहों की कितनी कितनी तादाद होनी चाहिए। तो आर्टिकल 17 में ये बताया गया है, इन फाइनेंशियल केसेस वेयर देयर इज़ 1 मेल विटनेस देन रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कैन बी फुलफिल्ड बाय डैश। अब यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल केस है, वहाँ पे 1 मेल तो अवेलेबल है, लेकिन साथ में दूसरा मेल जो विटनेस है वो अवेलेबल नहीं, तो सूरत में क्या होगा, वहाँ पे फिर 2 फीमेल होगी और 1 मेल होगा एज ए विटनेस, यानी कि एक मर्द की जगह 2 औरतें होंगी। यानी कि एक जिस तरह का कोई मैटर है, 2 गवाह वहाँ पे ज़रूरी हैं, तो एक मेल है और दूसरा मेल जो है वो अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह फिर 2 फीमेल होगी। आर्टिकल 18 प्रोवाइडेड दैट एविडेंस में बी गिवन ऑन फैक्ट इन इशू एंड डैश। तो आर्टिकल 18 जो है ये हमें बताता है कि फैक्ट इन इशू के हवाले से एविडेंस दिए जा सकते हैं, दिए जाएंगे, और इसके अलावा जो है और कौन से फैक्ट हैं तो वो रेलेवेंट फैक्ट हैं। आर्टिकल 18 में सीधे सीधे बताया गया कि फैक्ट इन इशू के हवाले से एविडेंस दिए जाएंगे, और इसके अलावा आगे आर्टिकल 19 से फिर जो शुरू होते हैं तो वो रेलेवेंट फैक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 ऑफ QSO एविडेंस में बी गिवन परटेनिंग डैश। तो आर्टिकल 18 जो है QSO का, इसके मुताबिक इसमें बताया गया कि एविडेंस दिए जाएंगे कौन कौन से केसेस में, फैक्ट इन इशू में और रेलेवेंट फैक्ट्स में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। द टर्म रेस गेस्टे मीन्स। अब रेस गेस्टे क्या है, आर्टिकल 19 में जो बात बताई गई है, आर्टिकल 19 में कहा गया है कि किसी मैटर के हवाले से जितने भी ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं उस फैक्ट इन इशू के हवाले से, तो वो तमाम जो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स होते हैं उनको रेस गेस्टे कहा जाता है। ये एक लैटिन टर्म है। वन फैक्ट इज सेड डैश टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद अदर इन एनी वेज ऑफ द रेफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ कानूनी शहादत टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इसमें कहते हैं कि जब एक फैक्ट जो है वो किसी दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्ट होता है किसी भी तरीके से अंडर कानूनी शहादत, तो वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाता है। आइडेंटिफिकेशन परेड्स नीड टू बी कंडक्टेड बिफोर डैश। जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती हैं ये किसके सामने कंडक्ट होंगी, ये मजिस्ट्रेट के सामने कंडक्ट की जाएंगी जिसको जुरिसडिक्शन हासिल होती है। अब आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है, आइडेंटिफिकेशन परेड ये है जिस तरह कि आपने किसी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कहीं पे एक पर्सन जो है वो जुर्म करता है, फिर जो है किसी ने उसको देखा होता है, तो फिर बहुत सारे मशकूक लोगों को गिरफ़्तार करके लाया जाता है, वहाँ पर उनको खड़ा किया होता है, फिर जो भी वो होता है जिसने देखा होता है उसको सामने लाया जाता है कि इनमें से देखो पहचानो किसने ये जुर्म किया था, तो फिर जिसने किया होता है उसको पहचान लिया जाता है कि हाँ यही बंदा था, इसने ये जुर्म किया था। तो वो क्या हो, ये आइडेंटिफिकेशन परेड है। ये किसी पर्सन के एक्यूज्ड के हवाले भी हो सकता है, किसी चीज़ के हवाले भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ अ काइंड ऑफ डैश एविडेंस। ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है ये कौन सा एविडेंस है, ये कोरोबोरेटिव एविडेंस है। इस पे कोरोबोरेट किया जाएगा, इस पे आगे मतलब ये नहीं होगा कि अगर आइडेंटिफिकेशन हो गई तो अब आगे जाके किसी भी एक्यूज को जो है उसके ऊपर सज़ा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन तो हो गई लेकिन उसके बाद भी कोरोबोरेशन होगी। द रूल ऑफ प्ली ऑफ एलिबी इज़ प्रोवाइड अंडर आर्टिकल डैश। जो आर्टिकल 24 है उसका जो
सब आर्टिकल 2 है उसमें प्ली ऑफ एलिबी का बताया गया है। अब प्ली ऑफ एलिबी क्या है वो भी नीचे हम समझेंगे। प्ली ऑफ एलिबी कैन बी रेज इन डैश, ये अब क्रिमिनल केसेस में जो है प्ली ऑफ एलिबी इस्तेमाल होता है, सिविल केसेस में नहीं होता। आर्टिकल डैश ऑफ द QSO डील्स विद आइडेंटिफिकेशन परेड, आर्टिकल 22 जो है ये आइडेंटिफिकेशन परेड को डील करता है। द टर्म परेड मीन्स, अब परेड का क्या मतलब है, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड। अब वो प्रोसीजर जिससे आइडेंटिफिकेशन होती है, तो परेड का मतलब है कि वो तमाम प्रोसीजर जो अपनाया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको परेड कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन परेड नीड्स टू बी कंडक्टेड बिफोर डैश, अब किसके सामने आइडेंटिफिकेशन परेड जो है कंडक्ट की जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने। इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडर टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट्स आर डैश, यहाँ पे इसको समझे कि एक पर्सन जो है वो किसी की डिफेमेशन करता है। डिफेमेशन क्या है कि वो उसकी बेइज्जती करता है। फिर जब वो उसके ऊपर डैमेजेस का केस करता है, डैमेजेस का मतलब कंपनसेशन के लिए कि इसने मेरी बेइज्जती की है, मेरा नुकसान किया है, मेरी शोहरत को जो है मुतासिर के लोगों के सामने मुझे मेरी तज़लील की है, तो मुझे इससे डैमेजेस कंपनसेशन मुझे दिलाया जाए। अब आपने क्या करना है कि कोई भी ऐसे फैक्ट्स जिससे अदालत वो अमाउंट्स डिटरमाइन करें कि कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी चाहिए एज आ डैमेजेस, तो वो तमाम वो जो फैक्ट्स होते हैं जो कि कोर्ट को इस काबिल बनाते हैं कि कितना अमाउंट पे करना है, तो वो रिलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट इज़ डीम्ड एज डैश रिलेवेंट फैक्ट, अब किसी जुर्म से पहले का या बाद का जो कंडक्ट होता है तो वो भी रिलेवेंट होता है। आर्टिकल 24 सब आर्टिकल 2 ऑफ QSO डिस्क्राइब दैट मीन, अब आर्टिकल 24 और सब आर्टिकल 2 जो है उसमें कहता है कि इररिलेवेंट फैक्ट्स बिकम रेलेवेंट। अब प्ली ऑफ एलिबी, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि प्ली ऑफ एलिबी क्या है, वो है कि आर्टिकल 24 सब आर्टिकल 2 में बताया गया कि ऐसे फैक्ट जो कि इररिलेवेंट है लेकिन वो क्या है कि वो भी रेलेवेंट बन जाते हैं। यानी कि इररिलेवेंट फैक्ट ऐसे हैं कि वो किसी केस के साथ वो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि जब वो रेलेवेंट बन जाते हैं, वो हम नीचे देखते हैं। द टर्म एलिबी मीन्स, अब एलिबी का मतलब क्या है, प्ली ऑफ एब्सेंस एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस एल्सवेयर। एल्सवेयर, अब यहाँ पे आप समझे कि आप मौजूद हैं पेशावर में और जुर्म एक हो जाता है जाके कहीं कराची में हो जाता है और उसी टाइम FIR आपके ऊपर हो जाता है। उस सूरत में आप क्या है कि आप कहते हैं कि जुर्म तो कराची में हुआ है और मैं यहाँ पे अभी पेशावर में मौजूद हूँ, तो मैं कैसे जो है मेरे ऊपर ये FIR हो गई है, कैसे मैंने ये जुर्म किया है, कैसे मैं मुलजिम बन सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्ली है जो कि एक्यूज़ लेता है कि मैं तो जुर्म वाली जगह पे मौजूद ही नहीं हूँ, तो उसको प्ली ऑफ एलिबी कहा जाता है। एडमिशन इज़ डिफाइंड अंडर आर्टिकल डैश, आर्टिकल 30 जो है QSO का, इसमें एडमिशन को डिफ़ाइन किया गया है। अब एडमिशन क्या है कि जिस तरह से आपने देखा कि, और ये भी यहाँ पे देखें कि जो एडमिशन है ये सिविल केसेस में यूज़ होता है, क्रिमिनल में नहीं होता। अब सिविल केसेस में ये होता है कि एक पार्टी जो है वो क्लेम करती है, दूसरी पार्टी उससे इनकार करती है। फिर जब आगे जाके एविडेंस का सिलसिला आता है, तो एविडेंस में अगर एक पार्टी उनको वो फैक्ट्स जो जिससे वो इनकार करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उन फैक्ट्स को एडमिट करती हैं, तो उनको एडमिशन कहा जाता है कि इस पार्टी ने ये यहाँ पे एडमिट कर ली है इस बात को। तो जब वो एडमिशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कहते हैं एडमिशन में ऑपरेट एज एस्टॉपल। एस्टॉपल क्या है कि एक बार अगर एक चीज़ को एडमिट कर दिया गया तो उससे फिर इनकार नहीं हो सकता, वो स्टॉप हो जाता है, स्टॉपल उसके ऊपर लग जाता है। कन्फेशन इज़ एप्लीकेबल इन केसेस डैश, जो कन्फेशन है वो क्रिमिनल केसेस में यूज़ होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एडमिशन जो है वो सिविल केसेस में होता है और कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में होता है। कन्फेशन क्या है, एक बाले जुर्म है जिसमें एक्यूज़ जो है वो अपने जुर्म को एक्सेप्ट करता है, मानता है। कन्फेशन ऑन ओथ हैज़ डैश नो सेंसिटी इन लॉ, कन्फेशन क्या है कि ये हल्फ के ऊपर नहीं ली जाएंगी। जिस मुलजिम ने अपने जुर्म का इकरार करना हो, एक बाले जुर्म करना हो, तो वहाँ पे उसको हल्फ नहीं दी जाएगा। हल्फ क्या है, जिसको कोई उसको कसम दी जाती है या कोई उससे कलमा पढ़वाया जाता है, तो हल्फ के ऊपर अगर कन्फेशन की जाती है एक्यूज से तो उसका लॉ में कोई सेंसिटी नहीं है। डिले कन्फेशन इज़ डैश इवन इट इज़ मेड एट द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रायल रेलेवेंट। जो डिले कन्फेशन है यानी कि ट्रायल का बिल्कुल एंड स्टेज है, वहाँ पे अगर एक्यूज है वो कन्फेशन करता है तो ये भी रेलेवेंट है। अक्सर क्या होता है कि जब मुलज़िम का ट्रायल शुरू होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम में क्या होता है कि उस एक्यूज़ को कहा जाता है कि आप क्या अपने इस जुर्म को कबूल करते हैं, तो उस टाइम वो इनकार करता है कि नहीं, मैं अपने जुर्म को कबूल नहीं करता, मैंने ये जुर्म नहीं किया। तो क्या होता है कि इस एविडेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे कहता है कि अगर एंड स्टेज पे भी, ट्रायल के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे भी वो एक्यूज जो है वो कन्फेशन कर लेता है तो वो भी रेलेवेंट है।
कन्फेशन बिफोर पुलिस इन एब्सेंस ऑफ मजिस्ट्रेट इज डैश। अब कन्फेशन जो है ये हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने ही काबिल कबूल होगी। अगर पुलिस के सामने कोई मुलजिम जितना भी कन्फेशन कर ले, अपने जुर्म को मान ले, तो उसकी कोई एडमिसिबिलिटी लॉ में नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मजिस्ट्रेट की एब्सेंस में पुलिस के सामने अगर कन्फेशन की गई है तो वो नॉट एडमिसिबल इन लॉ है। व्हेन एक्यूज्ड पर्सन रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट ही विल बी यूजुअली डैश। क्या होगा कि एक्यूज्ड पर्सन जो है वो जब भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा तो आमतौर पर क्या किया जाएगा कि क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द प्रोसिक्यूटर। तो जो प्रोसिक्यूटर है वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा, उसके ऊपर जरा करेगा। ए विश टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव डैश। अब ए क्या करता है कि वो बी की डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना चाहता है। अब डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? एक शख्स है, वो उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, वो गुम हो गया या वो मर गया, उसको कोई अता पता नहीं चल रहा, तो उसके जो स्टेटमेंट है उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसके अलावा क्या है कि एक शख्स के ऊपर फायरिंग हो गई, वो शदीद ज़ख्मी हो गया, उसको अस्पताल लेके गए, अस्पताल में वो इस काबिल है कि वो कुछ ना कुछ बोल सके, उसने वहाँ पे बता दिया कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ शख्स ने मारा है, उसके बाद वो फ़ौरन मर जाता है। अब उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, ए ये विश करता है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना चाहता है। तो सबसे पहले ए को क्या करना पड़ेगा, उस बी की जो डेथ है वो साबित करना पड़ेगा उसको कि बी जो है वो मर चुका है और उसका ये डाइंग डिक्लेरेशन है, मैं इस डाइंग डिक्लेरेशन को अभी साबित करना चाहता हूँ। Entries in book of account as provided by Article 48 QSO are dash। अब आर्टिकल 48 जो है उसमें बुक ऑफ अकाउंट की एंट्रीज़ बताई गई हैं। जिस तरह मुख्तलिफ शॉप्स पे, मार्केट्स में कोई बुक ऑफ अकाउंट पड़ा होता है जिसमें हिसाब किताब होता है। अब हिसाब किताब का बुक में जो एंट्रीज़ हुई हैं तो वो भी रेलेवेंट है। कब रेलेवेंट है? यहाँ पे कहते हैं कि आर्टिकल 48 QSO का जो है रेलेवेंट बट नीड्स टू बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। ये जो एंट्रीज़ हैं बुक ऑफ अकाउंट में ये रेलेवेंट तो है, लेकिन इसके साथ अदर एविडेंस भी ज़रूरी है इसको प्रूव करने के लिए। सिर्फ अगर एंट्री आ गई है बुक में तो ज़रूरी नहीं है कि बस अब यहाँ पे केस जो है वो साबित हो गया। यहाँ पे मज़ीद भी एविडेंस पेश किए जाएंगे उस एंट्रीज़ को प्रूव करने के लिए। ASU B for RS 1000 and shows entries in his account book showing B to be tendered to him this amount। अब यहाँ पे ए ने क्या किया, ए ने बी के ऊपर केस किया 1000 रुपये के लिए कि मैंने आपको ये कर्ज़ दिए थे और मैंने ये यहाँ पे उसको एंट्री भी दिखाता है कि ये देखें मैंने बुक ऑफ अकाउंट में ये अपने पास एंट्री की है और वो बी को दिखा देता है कि ये मैंने आपको 1000 रुपये दिए थे। अब क्या है कि ये जो एंट्रीज हुई हैं उसने जो 1000 रुपये लिखे हैं अपने पास बुक ऑफ अकाउंट में ये रेलेवेंट तो है, लेकिन इस कर्ज़ को साबित करने के लिए ये जो एंट्री जो है ये सफिशिएंट नहीं है, और भी एविडेंस जो है वो लाने पड़ेंगे इस कर्ज़ को साबित करने के लिए, किसी गवाह को पेश करना होगा, तो इस तरह से साबित किए जाएंगे। Expert opinion can be sought by court when court has to form an opinion upon any point of dash। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो ये सारी चीज़ में शामिल है, ऑल ऑफ अबव। ये जो साइंस, आर्ट्स, फॉरेन लॉ ये सारी लिखी गई हैं, ये इसके ऊपर अगर अदालत जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन की राय लेना चाहे तो ले सकता है। अब एक्सपर्ट ओपिनियन की राय क्या है? मिसाल के तौर पर एक शख्स ने क्या किया है, उसने अंगूठा लगाया है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी स्टाम्प के ऊपर, फिर उससे वो इनकार करता है कि ये मैंने नहीं लगाया। फिर अदालत क्या करती है कि उस डॉक्यूमेंट को पार्सल में बंद करके उसको फ्रांसिक के लिए बेचती हैं, FSL जिसको बोलते हैं, फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री को बेचते हैं। उनसे कहते हैं कि आप जो है ये अंगूठा चेक करें, उसको उस पर कंप्यूटराइज उसको चेक करते हैं, कंप्यूटर से चेक करते हैं कि ये अंगूठा जो है इसकी ये जो लकीरें हैं अंगूठे की ये किस की हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पे ये कहते हैं कि कोर्ट जो है इन साइंस, आर्ट्स या फॉरेन लॉ इनके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन की राय ले सकती है। अब साइंस क्या है, कोई भी साइंसी टेक्निक है, कोई फ़न है, कोई फॉरेन लॉ है, उसके ऊपर ये राय ले सकती हैं। जिस तरह मैंने आपको अंगूठे का एग्जांपल दिया, या एक पर्सन ने दस्तखत किया है तो वो दस्तखत वो उससे इनकार करता है, तो फिर अदालत उससे कहती है कि यहाँ पे दोबारा से दस्तखत करो, तो फिर उसको मैच करते हैं, फिर एक्सपर्ट को बुलाया जाता है कि आप देखो ये सिग्नेचर सेम ही बंदे के हैं या नहीं है। तो इस तरह से अदालत में कोई भी ओपिनियन कायम करना हो तो वो कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अपन एनी पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट इज़ रेलेवेंट। तो पॉइंट ऑफ लॉ या पॉइंट ऑफ फैक्ट के ऊपर अदालत जो है एक्सपर्ट ओपिनियन की अगर राय लेना चाहें तो ये रेलेवेंट है। आर्टिकल 64 QSO डील्स विद डैश। अब आर्टिकल QSO जो है 64, आर्टिकल 64 वो किस चीज़ को डील करता है? ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। अब रिलेशनशिप के हवाले से अदालत आर्टिकल 64 में राय कायम करती है। अब ऐसे कैसे होगा कि एक लड़का लड़की है, वो काफ़ी टाइम से साथ रह रहे हैं, तो अब अदालत वो कहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं,
तो वो अदालत उनके हवाले से और राय ले सकती हैं कि यानी कि कुछ लोग से ऐसे राय ले सकती हैं कि हाँ ये काफ़ी टाइम से एक साथ रहते हैं और ये हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को कंसिडर करते हैं, ये हस्बैंड वाइफ ही हैं। तो रिलेशनशिप के हवाले से कोई भी अगर अदालत ने ओपिनियन लेनी हो तो वो भी रेलेवेंट है अंडर आर्टिकल 64। Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds upon which such opinion are based are also dash। जब भी यहाँ पे कहते हैं कि अदालत किसी लिविंग पर्सन जिंदा पर्सन की राय लेना चाहते हैं तो वो जो ओपिनियन जिस ग्राउंड पे दी गई होती हैं तो वो ग्राउंड जो होती है वो भी रिलेवेंट है। अ प्लेंटिफ ऑफ अ सूट नीड्स टू प्रूव हिज केस थ्रू डैश। कोई प्लेंटिफ है जिसने दावा किया है, वो अपने केस को किस तरीके से प्रूव कर सकता है, ओरल एविडेंस से भी, प्राइमरी एविडेंस से भी, सेकेंडरी एविडेंस से भी। एडमिशन इज़ यूज इन डैश केसेस। एडमिशन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वो सिविल केसेस में यूज़ होता है और कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में यूज़ होता है। कन्फेशन इज़ डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल डैश ऑफ QSO। आर्टिकल जो यहाँ पे हैं आर्टिकल 37 से आर्टिकल 43 तक कानूनी शहादत के, ये कन्फेशन को डिस्क्राइब करते हैं। सच कन्फेशन विच इज़ मेड बिफोर जुडिशल मजिस्ट्रेट इज कॉल्ड डैश जुडिशल। यहाँ पे कहते हैं कि जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन होता है, यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट उसके सामने मुलजिम ने अपना जुर्म को कबूल किया, उसका कन्फेशन किया, तो ऐसे कन्फेशन को जुडिशल कन्फेशन कहा जाता है। और यहाँ पे कहते हैं कि सच कन्फेशन विच इज़ मेड बिफोर अदर देन जज इज़ कॉल्ड। मजिस्ट्रेट के अलावा यानी पुलिस के सामने या कहीं पे भी किसी मुलजिम ने वो अपने जुर्म को कबूल किया है तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कहा जाता है। इस तरह दोनों चीज़ें आ गई कि अगर जज के सामने कन्फेशन किया है तो जुडिशल कन्फेशन, और अगर जज के अलावा किसी के सामने किया है तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कहा जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन नीड्स डैश नीड टू बी प्रूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोरबोरेटिव एविडेंस। अब एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो है वो मैंने आपको बताया कि जज के अलावा पुलिस के सामने मिसाल के तौर पर कन्फेशन की गई है तो उसको साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश ऑफ QSO 1984 कन्फेशन मेड ड्यूरिंग कस्टडी ऑफ पुलिस नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। यहाँ पे है आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 39 QSO जो है उसमें बताया गया है कि जो कन्फेशन ड्यूरिंग कस्टडी की जाती है, पुलिस की कस्टडी में एक मुलजिम है, पुलिस की कस्टडी में वो अपने जुर्म को क्या करता है, उसकी कन्फेशन करता है, तो उसको साबित करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुलिस के सामने जो कन्फेशन होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। If an accused make confession in joint trial, such confession will be deemed as dash circumstantial evidence। अब इसको लाजमी समझे। इसमें कहते हैं कि जॉइंट ट्रायल क्या है कि मिसाल के तौर पर दो हैं या तीन, यानी दो से ज़्यादा कोई एक्यूज़्ड हैं, उसमें से एक जो मुलजिम है उसने क्या किया कि उसने कन्फेशन कर लिया, अपने जुर्म को मान लिया, तो जो दूसरा बंदा है अब ये नहीं कंसिडर किया जाएगा कि इस दूसरे पे भी ये जुर्म साबित हो जाए। तो एक ने तो कन्फेशन कर लिया जॉइंट ट्रायल में, तो जो दूसरा एक्यूज़ है उसके लिए ये जो कन्फेशन है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। डाइंग डिक्लेरेशन इज़ डीम्ड एज डैश एविडेंस। जो डाइंग डिक्लेरेशन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ये एक वीक एविडेंस है। ऑल एक्यूज्ड पर्सनस शैल बी लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर डैश। जितने भी एक्यूज्ड पर्सनस हैं उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, उनके ऊपर जरह की जाएगी अंडर आर्टिकल 44 QSO। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट दे में ऑपरेट एज एस्टॉपल अंडर आर्टिकल 45। अब आर्टिकल 45 अगर आप देखें QSO का, उसमें बताया गया है कि जब एक शख्स जो है वो किसी फैक्ट को एडमिट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी कि एक हतमी सबूत नहीं है, लेकिन वो क्या है कि वो एडमिशन एस्टॉपल को ऑपरेट करता है कि उसके ऊपर एस्टॉपल लग जाता है, फिर वो उस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकता जिसको एडमिट किया गया है। डाइंग डिक्लेरेशन इज़ डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल डैश। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 1 में डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। अ डाइंग डिक्लेरेशन इज़ डैश पीस ऑफ एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये एक कोरबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, इस पे मज़ीद कोरबोरेटिव होगी। अ डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस डैश। कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है सिर्फ इसके ऊपर किसी पर्सन को कन्विक्शन नहीं हो सकती जब तक कि इसको कोरबोरेट ना किया जाए। एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट एज प्रोवाइड अंडर आर्टिकल QSO आर डीम्ड एज, जैसे कि ये MCQs दोबारा से यहाँ पे आ गए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एंट्रीज जो होती हैं बुक ऑफ अकाउंट में अंडर आर्टिकल 48 QSO, इसको क्या ये एक रेलेवेंट एंट्रीज होंगी और इनको साबित करने के लिए अदर एविडेंस की ज़रूरत होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ डिफाइंड अंडर आर्टिकल डैश। जैसे कि मैंने आपको एक्सपर्ट ओपिनियन क्या बताया गया कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको डिफ़ाइन किया गया है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो अंडर आर्टिकल 59 है।
तो एक्सपर्ट ओपिनियन यही है कि जब अदालत किसी फिंगरप्रिंट के हवाले से, किसी हैंडराइटिंग के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से अब राय कायम करना चाहती हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन को बुलाया जाता है, या उनको वो डॉक्यूमेंट्स या कोई फिंगरप्रिंट्स या सिग्नेचर वो भेज दी जाती हैं तो उनकी राय ली जाती है। ये तरीक़ेकार आर्टिकल 59 में बताया गया है। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट साट अपन एनी पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और फैक्ट विल बी रेलेवेंट, कि जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती हैं किसी पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ या फैक्ट के ऊपर तो वो रेलेवेंट होती हैं। अ प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड इज़ रेलेवेंट इन डैश केसेस टू शो बैड कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। अब यहाँ पे कैरेक्टर की बात की जा रही है। अब कैरेक्टर कैसे हैं कि एक मुल्जिम है, उसको प्रीवियस कन्विक्शन हुई थी, कोई पहले भी किसी जुर्म में सज़ा हुई थी, तो उसका जो कैरेक्टर है वो बैड कैरेक्टर है, वो अगर आपने साबित करना है तो वो क्रिमिनल केसेस में होता है। यहाँ पे कहते हैं कि अ प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड इज़ रेलेवेंट, एक एक्यूज्ड है उसकी जो प्रीवियस कन्विक्शन है, जो पिछली सज़ा किसी जुर्म में हुई है, तो ये रेलेवेंट है कौन से केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, टू शो बैड कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, ताकि उस एक्यूज की जो बैड कैरेक्टर है वो शो की जा सके, वो प्रूव की जा सके। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय डैश। अब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ कागज़ नहीं है। डॉक्यूमेंट का मतलब है ऐसे कोई भी दीवार, कोई लकड़ी, कोई पत्थर, कोई कागज़, कोई गत्ता, कि उसके ऊपर कुछ भी लिखा गया है, वो जो लिखा गया है वो कंटेंट है, और जिस चीज़ के ऊपर लिखा गया है वो डॉक्यूमेंट्स है। तो कहते हैं कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकता है बोथ ए एंड बी, प्राइमरी एविडेंस से भी, सेकेंडरी एविडेंस से भी। प्राइमरी एविडेंस क्या है और सेकेंडरी एविडेंस क्या है, ये हम नीचे स्टडी करेंगे। प्राइमरी एविडेंस इज़ डिफाइंड अंडर आर्टिकल डैश। प्राइमरी एविडेंस जो है उसको आर्टिकल 73 में डिफ़ाइन किया गया है। प्राइमरी एविडेंस जो ओरिजिनल चीज़, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होती है, जिस तरह के मिसाल के तौर पर आपके पास आपका आईडी कार्ड है, तो आईडी कार्ड क्या है, ये प्राइमरी है। आज जब आप अदालत में ये आईडी कार्ड अपना पेश करते हैं तो ये क्या है, ये आपने प्राइमरी एविडेंस पेश की। लेकिन अगर आप कोई इसकी फ़ोटोकॉपी पेश करते हैं तो वो क्या है, वो सेकेंडरी में आ जाता है। केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल डैश। अब आर्टिकल 74 आप देखें QSO का, तो उसमें बताया गया है कि वहाँ पे आप सेकेंडरी एविडेंस भी पेश कर सकते हैं, यानी ओरिजिनल की जगह उसकी कोई कॉपी भी आप पेश कर सकते हैं। वो केसेस बताए गए हैं। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन इज़ डीम्ड एज सेकेंडरी। यहाँ पे क्या कहते हैं कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से जब ज़बानी तौर पर एविडेंस दी जाएंगी तो वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाई जाती हैं। ऑल फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय डैश। अब जितने भी फैक्ट्स हैं केसेस के, तो वो प्रूव किए जाएंगे ओरल एविडेंस से भी या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव किए जा सकते हैं। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट अंडर आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 QSO का आप देखें तो उसमें बताया गया है कि जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। डायरेक्ट किस तरह से, उसमें बताया गया है ओरल एविडेंस के हवाले से अगर आपने कोई चीज़ देखी है तो अब देखने के हवाले से अगर गवाही देनी, तो वो जो बंदा आके गवाही दे रहा है तो वो ये कहेगा कि मैंने ख़ुद अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है। वो ये नहीं कह सकता कि जी मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि उसने जो है ये मैटर देखा था, ये किस्सा देखा था, ये वाक़या देखा था। ऐसा नहीं होगा, इनडायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्ट होना चाहिए कि मैंने ये देखा था, मैंने ये सुना था। इस तरह का ओरल एविडेंस होना चाहिए। ये आर्टिकल 71 में बताया गया है। द प्रिंसिपल्स ऑफ शहादा अल शहादा इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 71। सबसे पहले यहाँ पे शहादा अल शहादा को लाजमी समझें। शहादा क्या है, इसमें ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने कोई केस किया है किसी के ऊपर, मैंने अदालत में अपना लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो भी पेश किया है कि मैं ये जो विटनेसेस हैं ये पेश करूँगा गवाही के लिए। अब उसमें कोई गवाह ऐसा है कि जो ज़रूरी है उसकी गवाही देना, लेकिन वो या तो मर गया या जो है वो उसका अता पता नहीं चल रहा कि कहाँ चला गया, कहीं गुम हो गया, या जो है वो किसी बैरूनी मुल्क चला गया और उसके आने में काफ़ी देर लगती है या उसके ऊपर एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा आता है, तो वो क्या करेगा, वो जो गवाह है वो अपने बिहाफ पे 2 गवाहों को अपॉइंट करता है कि आप मेरी जगह जाके आप जो है गवाही दे दें। यानी गवाह जो है अपने बिहाफ पे 2 मज़ीद गवाहों को अपॉइंट करता है कि मेरी जगह जाके गवाही दे दें। तो ये जो प्रिंसिपल हैं ये आर्टिकल 71 QSO में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 70 ऑफ QSO ऑल फैक्ट्स में बी प्रूव्ड बाय एविडेंस एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। आर्टिकल 70 में बताया गया है कि जितने भी फैक्ट्स हैं उनको एविडेंस से प्रूव किया जाएगा, लेकिन जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, कि डॉक्यूमेंट हर वो चीज़ जिसके ऊपर कुछ लिखा गया है तो वो डॉक्यूमेंट है। कंटेंट्स क्या है, जो कुछ लिखा गया है। कहते हैं तमाम जो एविडेंस है वो ओरल एविडेंस से प्रूव किए जाएंगे, लेकिन जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव किया जाएगा।
द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी अंडर आर्टिकल डैश। तो जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है उनको प्राइमरी एविडेंस से भी प्रूव किया जा सकता है और सेकेंडरी से भी, ये हमें बताया गया है आर्टिकल 72 में। When document itself is produced for inspection of court, such document is called dash evidence। यहाँ पे क्या कहते हैं कि document itself, यानी किसी कोई डॉक्यूमेंट है उसके हवाले से बात चल रही है अदालत में, तो जब उस डॉक्यूमेंट को खुद ही पेश किया जाएगा, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अदालत में इटसेल्फ पेश किया जाएगा कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स वो प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। Where a document is executed in several parts, so each part is called dash evidence। कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको several parts में एग्जीक्यूट किया गया है, बनाया गया है, तो उसका जो हर पार्ट है वो प्राइमरी एविडेंस है। Where a print out is made from automated information system is called dash evidence। अब यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस तरह से ये एटीएम होता है, एटीएम में हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें एक रसीद आके मिलती है, वो क्या है, वो प्रिंट आउट है, ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली हमें वो रसीद देता है। तो इस तरह का कोई भी जब प्रिंट निकलता है तो वो क्या है, वो हर जो एविडेंस है, जो पार्ट है, वो प्राइमरी है। वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय डैश प्रोसेस आर कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। अब यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट्स है वो यूनिफॉर्म प्रोसेस के ज़रिए प्रिंट किए गए हैं। जिस तरह से कोई हम यहाँ पे कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कोई फ़ाइल तैयार करते हैं, जब उसकी हम प्रिंट निकलवाते हैं तो मतलब मिसाल के तौर पर हमने पाँच पेजेस का कोई फ़ाइल तैयार किया, जो उसकी जितनी भी वो प्रिंट निकलते हैं, हर एक प्रिंट जो है वो यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकलता है, तो वो प्राइमरी एविडेंस है। फिर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की अगर हम कॉपियाँ करते हैं तो वो सेकेंडरी में चला जाता है। प्रिंटिंग एंड डैश आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एविडेंस। तो प्रिंटिंग, फोटोग्राफी या लिथोग्राफी, ये प्राइमरी एविडेंस के एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी एविडेंस इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल डैश। ये दोबारा से आर्टिकल आ गया, एमसीक्यूज आ गया कि आर्टिकल 74 जो है क्यूएस होगा, ये सेकेंडरी एविडेंस को डिफाइन करता है। अ फोटोग्राफ ऑफ ओरिजिनल इज डैश एविडेंस। जो कोई ओरिजिनल कोई चीज़ है उसकी हम फोटोग्राफ बनाते हैं, तो ये जो फोटोग्राफ है ये सेकेंडरी में आ जाता है। सर्टिफाइड कॉपीज़ एंड डैश आर डीम्ड एज सेकेंडरी एविडेंस। सर्टिफाइड कॉपी क्या है कि मेरे पास कोई मेरी डिग्री है, तो जो मेरी डिग्री है वो तो ओरिजिनल है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं उस डिग्री की फ़ोटोकॉपी करके उसको सर्टिफाई करता हूँ। सर्टिफाई क्या करता हूँ, उसको यूनिवर्सिटी से या कहीं से, कॉलेज से, बोर्ड से, उसको मैं उससे अटेस्टेशन करवाता हूँ। तो ये जो अटेस्टेशन मेरी उस फोटोकॉपी की हो गई है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी है और ये सेकेंडरी एविडेंस है। तो प्राइमरी एविडेंस कौन सा होगा, वो जब डिग्री में अपनी पेश करूँगा तो वो प्राइमरी में आ जाएंगी, और ये जो मेरी डिग्री की जो फोटोकॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है, ये क्या है, ये सेकेंडरी एविडेंस है। इसके अलावा कॉपीज़ मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस, ये जो फोटोकॉपीज़ जिस तरह मैकेनिकल प्रोसेस ये है कि जो फोटोस्टेट की मशीन से कॉपीज़ निकलती हैं, ये भी सेकेंडरी हैं। कॉपीज़ मेड बाय कंपेयरिंग विद ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल एक चीज़ आपके पास मौजूद है, उसको कंपेयर करके अगर आप दोबारा उससे कोई दूसरा बनाते हैं कंपेयरिंग करके, तो वो भी सेकेंडरी में आ जाता है। आर्टिकल 76 ऑफ क्यूएसओ डील्स विद केसेस वेयर डैश एविडेंस में बी गिवन। आर्टिकल 76 जो है क्यूएसओ का, उसमें वो केसेस बताए गए हैं जहाँ पे अगर आपके पास प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी भी पेश कर सकते हैं। द फैक्ट्स दैट इश्यूज रेज्ड इन प्लीडिंग नीड्स टू बी प्रूव्ड बाय डैश एविडेंस। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो प्लीडिंग है, जो सिविल केसेस में दावा है या जवाब दावा है, उसमें जो फैक्ट्स या इश्यूज रेज किए गए हैं तो उनको साबित किया जाएगा ऑरल एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है। लिस्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल डैश। अब क्यूएसओ में आगे जाके एक चैप्टर शुरू होता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आर्टिकल 85 में बताया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। रजिस्टर्ड निकाह फॉर्म इज़ अ डैश डॉक्यूमेंट, ये है पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब निकाह नामा जो होता है वो तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के दरमियान का एक डॉक्यूमेंट है, वो उससे उनका निकाह होता है, तो वो तो सिर्फ उन दोनों का है। तो ये क्या है, ये जो निकाह फॉर्म है ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको भी कोई भी पर्सन दे सकता है, उधर जा सकता है, जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पे जाके उसकी प्रॉपर फीस पे करके उस निकाहनामे की कॉपी ले सकता है, तो ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। If no attesting witness is found, then it must be proved by dash। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ये तो है। अब यहाँ पे इसको समझे कि एक स्टाम्प पेपर हम लिखते हैं, उसके ऊपर हमने क्या किया कि गवाहों को उसके ऊपर 2 गवाह हमने डाल दिए कि ये जी हमने ये स्टाम्प लिखी है, मुआहदा हमारा हो गया, या कोई ये करारनामा हमने लिख दिया, ये 2 बंदे इसके ऊपर गवाह हैं। अब जो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं, जिसने वो जो उसके ऊपर हमने गवाह डाले हैं वो फाउंड नहीं होते, यानी या तो डेड हो गए
मतलब उनको अता पता नहीं चल रहा, तो फिर हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी उन गवाहों के हवाले से कि सच विटनेस इज हैज़ डाइड। तो फिर हमें ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि ये जो अटेस्टिंग विटनेस जो हमें नहीं मिल रहा है इसके ऊपर, वो या तो मर गया है कि नॉट बी फाउंड, या वो कहीं लापता हो गया है। तो ये दो चीज़ें फिर साबित करनी होगी। तो इसका यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हम जब किसी डॉक्यूमेंट को अदालत में पेश करते हैं कि ये देखिए ये हमने लिखा है, ये हमने प्रूफ किया है, इकरारनामा है, तो उसके ऊपर गवाह जो होते हैं उनको बुलाया जाता है कि गवाहों को ज़रा बुलाएं। तो जब गवाह नहीं मिलते तो फिर ये दो चीज़ें साबित करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 QSO, इफ़ अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट देन इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव बाय डैश। अब यहाँ पे बोथ ए एंड बी, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एनी अदर विटनेस। अब आर्टिकल 82 QSO में बताया गया है कि कोई डॉक्यूमेंट है, वो जब लिखा गया था, कोई इकरारनामा है, उसके ऊपर दो गवाह डाले हैं। वो गवाह क्या करते हैं कि वो आपके पास आपके साथ आते ही नहीं है गवाही के लिए उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन के हवाले से कि हाँ ये डॉक्यूमेंट लिखा गया था, इनकार करते हैं, आपके पास आपके साथ नहीं आते। तो फिर उस डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा? या तो एक्सपर्ट ओपिनियन से प्रूव किया जाएगा कि किसी पर्सन से कि हाँ मेरे सामने ही यह डॉक्यूमेंट लिखा गया था, या कोई वो भी इस तरह का अदर एविडेंस जिससे वो डॉक्यूमेंट्स की जो एग्जीक्यूशन है वो साबित हो सके। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल डैश। ये जो QSO के आर्टिकल 90 से आर्टिकल 101 तक जो आर्टिकल्स है ये प्रिजम्पशंस के हवाले से कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके हवाले से अदालत ये प्रिजम्पशंस कर सकती हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है ये ओरिजिनल है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। द प्रोडक्शन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी बिफोर कोर्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड ऑथेंटिक अंडर आर्टिकल 95। अंडर आर्टिकल 95 जो QSO का है, इसमें अदालत के पास ये पावर है कि अदालत ये प्रिज्यूम कर सकती है कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे सामने पेश की गई हैं ये अथेंटिक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 97 ऑफ QSO, बुक्स एंड डैश में बी प्रिज्यूम्ड एज अथेंटिक। यहाँ पे बोथ ए एंड बी, मैप्स एंड चार्ट। जब अदालत के सामने किसी बुक को पेश किया जाता है या मैप्स को या चार्ट को पेश किया जाता है तो अदालत जो है अंडर आर्टिकल 97 ये प्रिज्यूम कर सकती है कि ये अथेंटिक है। लिस्ट ऑफ जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स इज एनुमरेटेड अंडर आर्टिकल डैश, आर्टिकल 112। अब आर्टिकल 112 जो है QSO का, इसमें वो तमाम फैक्ट्स बताए गए हैं, वो लिस्ट दी गई हैं कि कौन कौन से ऐसे कुछ लॉ हैं कि जो जुडिशियल नोटिसेबल हैं, जिनके ऊपर अदालत नोटिस ले सकती है। द कोर्ट शेल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द डैश ऑल पाकिस्तान लॉ। पाकिस्तान के जितने भी लॉज हैं, जितने कवानीन हैं, अदालत उसके ऊपर जुडिशियल नोटिस ले सकती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 ऑफ QSO, एडमिटेड फैक्ट्स नीड डैश नॉट टू बी प्रूव्ड। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नॉट टू बी प्रूव्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि अंडर आर्टिकल 113 जो है, जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, एक पार्टी जो है वो क्या करती है, किसी फैक्ट को एडमिट कर लेती है। तो जो फैक्ट एडमिट हो जाए तो फिर उसको जो मुखालिफ पार्टी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 114 ऑफ QSO 1984 डिस्क्राइब द डॉक्ट्राइन ऑफ डैश। अब यहाँ पे 113 में क्या था कि एक फैक्ट जब एडमिट हो जाए तो फिर क्या होगा, आर्टिकल 114 में कहते हैं कि उसके ऊपर स्टॉपर लग जाता है। फिर जिस पार्टी ने उसको एडमिट किया है तो वो उससे इनकार नहीं कर सकती। द प्रोसीजर ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इन केसेस ऑफ जनरल एक्सेप्शंस ऑफ PPC इज़ एनुमरेटेड डैश। यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आर्टिकल 121। इस MCQs को सबसे पहले समझे। अब यहाँ पे इसमें जो बात बताई गई है वो ये है कि एक मुलजिम है, मिसाल के तौर पर मुझसे कोई जुर्म हो गया तो मैं तो मुलजिम बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो जनरल एक्सेप्शंस हैं PPC के, मैं उसका कोई प्ली लेता हूँ। जनरल एक्सेप्शन जो है वो जो PPC का जो सेक्शन 75 से लेके आगे 106 तक आई थिंक है, तो उसमें जनरल एक्सेप्शंस हैं कि जो मुलजिम है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि उससे जुर्म हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पर कोई पागल बंदा है, वो आके मुझे मार रहा है, मुझे पता है कि ये भी मुझे यहाँ पे जो है ना किल कर देगा, तो क्या है कि मैं उसको अपने डिफेंस में मार सकता हूँ। तो जब मैंने उसको मारा तो अब क्या है कि मैं यहाँ पे मैं तो मुलजिम बन गया, मेरे ऊपर FIR हो गई, तो मैं यहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस की प्ली लेता हूँ कि ये तो मुझे मार रहा था, अगर मैं उसको ना मारता तो ये मुझे वहीं पे मेरी मौत हो जाती। तो उस सूरत में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो चला जाता है प्रोसिक्यूशन की साइड पे। जो प्रोसिक्यूटर है वो फिर इस चीज़ को साबित करेगा कि ये जो है ना ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता। तो ये तरीके का सारा प्रोसीजर बताया गया है सेक्शन आर्टिकल 121 में। बर्थ ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग वैलिड मैरिज इज़ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ डैश, कि जो एक बच्ची की जो पैदाइश है वैलिड मैरिज की सूरत में, ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है, ख़त्मी प्रूफ है लेजिटिमेसी कि ये बच्चा जायज़ है। If a child is born before expiration of 6 lunar months from the date of marriage, such child shall be deemed as dash legitimate। इसमें बताया गया है कि
मियाँ बीवी की शादी के दरमियान जब उनके रिलेशन होता है तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो लेजिटिमेट होता ही है। लेकिन अगर ऐसा है कि जब शादी हुई तो शादी के 6 मंथ पूरे होने से पहले पहले भी अगर बच्चा पैदा होता है तो वो भी लेजिटिमेट है। अगर हस्बैंड उससे इनकार करता है कि ये मेरा नहीं है तो फिर हस्बैंड ने ये चीज़ साबित करनी होगी कि ये लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है। जज इज़ एम्पावर्ड टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस आर्टिकल डैश। अब यहाँ पे क्या है कि जब एविडेंस पेश किए जाते हैं अदालतों में तो जज जो है ये उसके पास ये एम्पावर्ड है, जज के पास ये इख्तियार है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सा एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है, कौन सा एडमिसिबल नहीं है। ये अंडर आर्टिकल 131 जो है उसमें बताया गया है। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी इज़ कॉल्ड डैश क्रॉस एग्जामिन। अब यहाँ पे गवाही के हवाले से बात हो गई है, बात हो रही है कि जब एक गवाह आता है वो अपना एग्ज़ामिनेशन करता है यानी कि अपना बयान देता है, तो जो एडवर्स पार्टी है, जो मुखालिफ पार्टी है, वो उसके ऊपर जिस तरह से वो एग्जामिन करती हैं तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ इज़ डिफाइंड अंडर आर्टिकल डैश आर्टिकल 132 में बताया गया है कि एग्जामिनेशन इन चीफ के हवाले से, यानी कि मुझे किसी केस में बतौर गवाह बुलाया गया तो मैं जाता हूँ, वो जो मैं अपना बयान करता हूँ ना, गवाही देता हूँ, वो एग्जामिनेशन इन चीफ है। और जब वो मुखालिफ वकील मुझसे क्वेश्चनिंग करेगा, जरा मेरे ऊपर करता है तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। द कोर्ट में फॉरबिड इंडेसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन अंडर आर्टिकल डैश। कोई गवाह ऐसा है कि मुखालिफ जो वकील है वो उससे ऐसे क्वेश्चनिंग करता है जो कि इंडिसेंट है, स्कैंडलस है, तौहीन आमेज़ है, तो अदालत उससे मना कर सकती है उस वकील को कि आप ऐसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 146 में बताया गया है। आर्टिकल डैश टू डैश ऑफ द कानूनी शहादत डील्स विद लीडिंग क्वेश्चन। अब लीडिंग क्वेश्चन के हवाले से कौन कौन से आर्टिकल जो है वो डील करते हैं, तो वो आर्टिकल 136 टू 138 कानूनी शहादत, ये जो आर्टिकल्स हैं कानूनी शहादत के, ये लीडिंग क्वेश्चन के हवाले से हैं। अब लीडिंग क्वेश्चन क्या है वो भी हम देखते हैं। फिर लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड डैश, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ एंड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन को इसको समझे। एग्जामिनेशन इन चीफ ये है कि मुझे जब बतौर गवाह बुलाया गया तो मैं वहाँ पे जब जाता हूँ अदालत में, मैं अपना बयान देता हूँ, तो वो जो मैंने बयान दिया है ना वो एग्जामिनेशन इन चीफ है। जब मुझसे जब मेरे ऊपर वो जरा करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो यहाँ पे फिर इसमें कहते हैं कि लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड कब पूछे जाएंगे, आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ, जब गवाह अपना बयान कर लें तो उसके बाद पूछे जाएंगे। कब, ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, जब उसके ऊपर जरा हो रही होती है तो उस टाइम लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरली लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड ड्यूरिंग डैश। अब लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछे जाएंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ यहाँ पे ये है कि जब गवाह अपना बयान करता है तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो जो कुछ कहना चाहता है तो वो कहता है, तो उस टाइम उससे लीडिंग क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। लीडिंग क्वेश्चन, सबसे पहले ये समझे कि लीडिंग क्वेश्चन है क्या। लीडिंग क्वेश्चन ये है कि ऐसा सवाल कि आप जो आंसर चाहते हैं कि गवाह वो आंसर दे दें, उसको लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। तो री एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन चीफ में जो है यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर आर्टिकल डैश। आर्टिकल 138 जो है इसमें बताया गया है कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही होती है किसी गवाह की तो उस टाइम लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। A desire a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says that B has committed, the burden of proof will be on dash A to prove B has committed crime। अब यहाँ पे A जो है ये मैं हूँ, मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, मैं कोर्ट से ये डिज़ायर करता हूँ, ये ख्वाहिश करता हूँ कि आप जो है जजमेंट दे दें मेरे फेवर में और B जो है उसको पनिश करें इस जुर्म के लिए। तो अब क्या है, और मैं ये कहता हूँ कि बी ने ये जुर्म किया है, तो अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मेरे ऊपर है कि मैं ये प्रूफ करूँगा कि बी ने ये क्राइम किया है। यानी कि कोई भी पर्सन ये चाहता है कि उसके फेवर में ये जजमेंट आ जाए तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है। आर्टिकल 142 ऑफ द कानूनी शहादत डील्स विद डैश कंपल्शन ऑफ अ विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन। अब आर्टिकल 42 कानूनी शहादत में को केसेस बताए गए हैं जहाँ पे किसी विटनेस को कंपल्शन उसके ऊपर की जा सकती, उसको मजबूर किया जा सकता है, उसको फोर्स किया जा सकता है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर करें। आर्टिकल डैश ऑफ द कानूनी शहादत प्रोवाइडेड दैट क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। आर्टिकल 144 में वो सिचुएशंस बताई गई हैं कि अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड मौजूद नहीं है, कोई वजह मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे किसी गवाह से जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। यानी वैलिड रीज़न होगा, वैलिड ग्राउंड होगा तो तभी किसी गवाह से क्वेश्चन किया जा सकता है। व्हेन in cross examination of a witness new things and facts appear, then the party who produced the witness can give application to that court for
री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस। अब यहाँ पे सिचुएशन मैं सबसे पहले बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा और मिसाल के तौर पर आपका, मैंने आपके ऊपर कोई केस किया, हम दोनों फरीकेन हैं। मैंने एक गवाह अदालत में प्रोड्यूस किया कि आप आ जाओ मेरे फेवर में गवाही दे दो। अब उसने क्या किया कि जब वो आया अदालत में, उसने अपना एग्ज़ामिनेशन इन चीफ किया, यानी अपना बयान दे दिया। अब जो आपका वकील है, मुखालिफ वकील है आपका, वो मेरे गवाह के ऊपर वो जरा करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, अब यहाँ पे कहते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो विटनेस है उसने कोई नई चीज़ें, कोई नए फैक्ट्स बता दिए हैं, तो अब मैंने तो उसको, मेरी तरफ से तो उसने एग्जामिनेशन इन चीफ किया है, तो मैं अदालत को एक एप्लीकेशन दूंगा कि मेरे गवाह ने कोई नए फैक्ट्स जो है जरा के दौरान कुछ उससे अपीयर हुए हैं, तो मैं अपने जो मेरा गवाह है उसको मैं री एग्जामिन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोबारा री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगी। द प्रोसेस ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी इज कॉल्ड डैश। जो एविडेंस का प्रोसेस है, जो एडवर्स पार्टी उसको कंडक्ट करती हैं, वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस इट कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड अनलेस एंड अंटिल ही इज कॉल्ड एज विटनेस। एक पर्सन है, उसको अदालत ने समन किया कि आप अदालत में आ जाओ, कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करो। जब वो अदालत में अपने उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करता है, तो ये नहीं समझा जाएगा सिर्फ इस बुनियाद पे कि इस पर्सन ने ये जो डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया है अब ये विटनेस बन गया। ये विटनेस नहीं बना, इसने सिर्फ वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है। ये विटनेस तब ही बनेगा, इसके ऊपर तब ही क्रॉस एग्जामिनेशन होगी जब इसको एज अ विटनेस बुलाया जाएगा। When any witness turn down and record his evidence against the interest of the party who produced it, the party can make an application to the court for declaring such person witness as hostile witness। hostile witness क्या है कि देखें, आप अपने गवाह को पेश करते हैं तो लाजमी बात है वो आपके फेवर में गवाही देगा, लेकिन क्या करता है कि वो आपके अगेंस्ट चला जाता है, आपके ख़िलाफ़। आपने उसको बुलाया है कि मेरे फेवर में गवाही दो, लेकिन उसने आपके अगेंस्ट अदालत में गवाही दे दी है। तो फिर आप अदालत को एप्लीकेशन देते हैं कि ये जो गवाह है इसको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर किया जाए। आर्टिकल 163 कानूनी शहादत डील्स विद डैश। जो आर्टिकल 163 है कानूनी शहादत, ये जनरल औथ के बारे में बताता है। औथ क्या है कि जिस तरह हम अक्सर जब भी अदालतों में किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको औथ देते हैं, हल्फ देते हैं। हम उसे कहते हैं कि आप बोलो कि मैं अल्लाह की ज़ात की कसम उठाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। ये जनरल औथ है, ये हम हर गवाह को पेश करते हैं। तो ये तरीक़ाकार बताया गया है आर्टिकल 163 में। द क्रेडिट ऑफ विटनेस में बी इम्पीच्ड अंडर आर्टिकल डैश। आर्टिकल 151 में बताया गया है कि वहाँ पे आप जो गवाह है उसकी जो क्रेडिट है उसको इम्पीच कर सकते हैं। ये क्या है कि जब एक गवाह आता है, उसने क्या किया कि अपनी गवाही दे दी है, अब आप उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं, तो उस दौरान जो है आप जब वो जो गवाह है उसकी क्रेडिट को आपने कैसे इम्पीच करना है, तो वो तरीक़ाकार 151 आर्टिकल में बताया गया है। द कोर्ट में डिक्लेयर एनी विटनेस हॉस्टाइल अंडर आर्टिकल डैश। तो कोर्ट जो है वो किसी विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर कर सकती है अंडर आर्टिकल 150। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपने अपने गवाह को पेश किया और आपके अगेंस्ट चला गया, तो आप एप्लीकेशन देते हैं अदालत को कि इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाए कि ये इसने मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ गवाही दी, ये चेंज हो जाए, इसने पैसे लिए हैं या इसने रिश्वत लिया है, मुखालिफ पार्टी का किसी न किसी वजह से साइड लिया है, तो वहाँ पर हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जा सकता है। द कोर्ट हैज़ डैश पावर अंडर आर्टिकल 152 फॉर डिक्लेयरिंग एनी विटनेस एज हॉस्टाइल। तो ये कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, किसी विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर करना, ये अदालत के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। अदालत की जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अदालत उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दें, ये अदालत के पास सवाबदीदी इख्तियार है। एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी फॉर हिज डायरी अंडर आर्टिकल 155। अब यहाँ पे क्या है कि जब कोई जुर्म होता है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो जाके इन्वेस्टिगेशन करता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास अपनी डायरी में वो लिखता है। अब जब भी उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को गवाही के लिए अदालत में बुलाया जाता है तो वो अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकता है अपनी डायरी से। ये बताया गया है हमें आर्टिकल 155 में। द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी ग्राउंड फॉर डैश ऑफ QSO। अब कोई इम्प्रॉपर एडमिशन है, किसी पार्टी ने एक फैक्ट को एडमिट किया है वो इम्प्रॉपर है, या अदालत ने किसी एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया, तो अब ये एक ग्राउंड नहीं है कि वहाँ पे क्या हो, या न्यूट्रल शुरू हो जाए या डिसीजन जो है वो रिवर्स हो जाए। अगर अदालत किसी एविडेंस को रिजेक्ट करती है या कोई इम्प्रॉपर एडमिशन है तो वहाँ पर किसी भी सूरत ना तो न्यूट्रल शुरू हो सकता है ना रिवर्सल ऑफ एडमिशन डिसीजन हो सकता है। एक्सेप्टेंस और डिनाइल ऑफ क्लेम ऑन ओथ डज नॉट अप्लाई टू डैश। अब किसी क्लेम को
ओथ के ऊपर एक्सेप्ट किया जाता है या डिनाई किया जाता है। तो ये जो क्रिमिनल केसेस है या हुदूद के केसेस है वहाँ पे ये ओथ वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ सिविल केसेस में ओथ अप्लाई होता है। एविडेंस प्रोड्यूस बाय यूजिंग मॉडर्न डिवाइसेस इज एडमिसिबल बिफोर कोर्ट अंडर आर्टिकल डैश आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में बताया गया है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उसके थ्रू अगर एविडेंस को अदालत में पेश किया जाता है तो वो एडमिसिबल है। जिस तरह से कोई सीसीटीवी कैमरा है, किसी मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो गई है, तो अगर कोई पर्सन ऐसे एविडेंस को अदालत में पेश करना चाहे तो ये एडमिसिबल है अंडर आर्टिकल 164। एविडेंस रिकॉर्डेड विदाउट ऑथ इज डैश इन जुडिशल प्रोसीडिंग नॉट एडमिसिबल। ऑथ के बगैर जो सिविल केसेस हैं वहाँ पे मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि जो गवाह है उसको हल्फ दिया जाता है, तो हल्फ के बगैर अगर एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जुडिशल प्रोसीडिंग में तो ये नॉट एडमिसिबल है। ओथ अपन विच एविडेंस नीड टू बी रिकॉर्डेड इन जुडिशल प्रोसीडिंग इज डैश। वो जो ओथ दिया जाता है जिसमें अदालत में जो एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है वो कौन सा ओथ है, वो जनरल ओथ है, उसको जनरल ओथ कहा जाता है। एविडेंस प्रोड्यूस थ्रू ऑडियो कैसेट इज डैश। ऑडियो कैसेट के जरिए अगर एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है तो वो भी एडमिसिबल है कानून में। एविडेंस प्रोड्यूस थ्रू मोबाइल इज़ एडमिसिबल इन लॉ। मोबाइल के जरिए जो एविडेंस पेश किए गए हैं वो भी एडमिसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए आज का लेक्चर इंतहा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।